नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अप्रैल। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, क्रेजी थॉट्स चैनल पर आपका स्वागत है, ए यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स, जहां आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो शायद कहीं और आपको नहीं नजर आएंगे। फ्रेंड्स, जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको अपने विचारों का भी बहुत जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। नूर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द नूर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच? तो फ्रेंड्स, ईरान ने नूर उपग्रह लॉन्च किया है। हालांकि अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, क्योंकि जो ईरान और अमेरिका का जो अभी तक समझौता हुआ था वह पीछे अमेरिका ने तोड़ दिया था। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि अगर वह ऐसा कुछ करेगा तो हम उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसी के बीच ईरान ने नूर उपग्रह का लॉन्च किया है। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट चेतक का संबंध किससे? हाउ इज प्रोजेक्ट चेतक रिलेटेड? फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर 484 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। अंडर प्रोजेक्ट चेतक ए 484 मीटर लॉन्ग ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर द रावी रिवर। सीमा सड़क संगठन ने इस पुल का निर्माण किया है। पहले इसके ऊपर अस्थायी पुल बनाया जाता था जो तेज धाराओं में हर वर्ष बह जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब की बार इसको परमानेंट पुल के तौर पर बनाया गया है ताकि इसके ऊपर से वाहन भी आ जा सके। लेकिन इससे पहले इसको ऐसे तौर पर सिर्फ लोगों का आना जाना ही होता था, ज्यादा भारी जो वाहन थे वो नहीं जा सकते थे। और हर वर्ष जब पानी की गति तेज होती थी तो वह पुल टूट जाता था। लेकिन अब की बार इसको परमानेंट बनाया गया है। विद्यादान 2.0 विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हु हैज लॉन्च्ड विद्यादान 2.0? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, विद्यादान 2.0 ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस शिक्षण सामग्री का उपयोग दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम बच्चों के लिए ई लर्निंग की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए हर कदम उठा रही है ताकि +2 तक हर बच्चे को ई लर्निंग की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। और इसके लिए वह योगदान मांग रही है लोगों से भी, जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो वहां पर अपना योगदान दे सकते हैं। और उस सभी को दीक्षा ऐप के ऊपर गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करवाएगी। एंथूरियम क्या है? व्हाट इज एंथूरियम? एंथूरियम इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लुकिंग प्लांट्स अवेलेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स। एंथूरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह है। केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला ने क्रॉस पोलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। यानी कि काफी बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है वह महिला इसके अंदर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? What position has India got in the World Press Freedom Index 2020? तो 142 142वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को। और इससे पहले यानी कि 2019 में 140वां स्थान था इंडिया। फ्रेंड्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किए जाने वाले यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है।
180 देशों के अंदर भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह दिखाता है कि किस देश के अंदर जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी से वो अपना कार्य कर रही है। हालांकि चाइना का 177वां नंबर है इसके अंदर। नेपाल और भूटान का बहुत ही अच्छा है, हमसे 46वां और करीबन 57 भूटान का। फ्रेंड्स, एचएससी या एसएससी और फिर बैंकिंग हो या फिर आरआरबी, हर एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स, तो फ्रेंड्स आप हमारी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रेमिटेंस? प्रेषित धन या रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस रेफर टू इनकम सेंट बाय माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर पेरेंट कम्युनिटी फैमिली इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स। रेमिटेंस से अभिप्राय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तुओं के रूप में अपने मूल्य समुदाय या परिवार को भेजे जाने वाली आय है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप रेमिटेंस का महत्व बढ़ा। वर्तमान में विश्व के कई विकासशील देशों में रेमिटेंस विदेशों से होने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। रेमिटेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी, जैसे कि आपदा के अंदर, और जो आपको छूट कह सकते हैं हम, आपकी जो इनकम होती है उससे अलग आपको कुछ दिया जाता है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन तैयार करता है? हु प्रिपेयर्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ तैयार किया जाता है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ प्रवासी कामगारों के संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ प्रवासी कामगारों के संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन जो माइग्रेशन, जो माइग्रेट पीपल हैं, उनको कितना रेमिटेंस दिया जा रहा है, उनके जो जीवन यापन की शैली है उसके अंदर कितना जो एक परिवर्तन आ रहा है, उन सभी को इसके अंदर नापा जाता है और उसके बेस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यदि संविधान की व्याख्या पर कोई प्रश्न उठे तो किस अनुच्छेद के अनुसार पीठ का गठन किया जाता है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इज द बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड? तो आर्टिकल 145 सेक्शन 3, यदि संविधान की व्याख्या पर कोई भी प्रश्न उठे तो उसे अनुच्छेद 145(3) के तहत गठन किया जाता है एक पीठ का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या के रूप में यदि विधि का कोई भी प्रश्न निहित हो तो उसका विनिश्चय करने अथवा अनुच्छेद 143 के अधीन मामलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 होंगे। इसके तहत फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप किसी भी प्रकार का संविधान के अंदर किसी चीज़ को गलत ठहराते हैं या कुछ भी ऐसा बताते हैं कि यह संविधान किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो फ्रेंड उसके लिए इस पीठ का गठन किया जाता है। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 क्या? व्हाट इज पेंडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020? देयर इज एन ऑर्डिनेंस declaring acts of violence with health workers fighting against the coronavirus epidemic as cognizable and non-bailable। कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने वाला अध्यादेश है। स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हो रही हिंसा में बढ़ोतरी को देखते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया।
फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इंदौर के अंदर, फिर भोपाल के अंदर और यूपी में मुरादाबाद में पुलिस वालों पर और जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनके ऊपर अटैक किए गए। तो उस हिंसा को रोकने के लिए ही जो महामारी रोग अधिनियम 1897 में बनाया गया था, उसको अब संशोधित किया जाने का एक प्लान बनाया है केंद्रीय सरकार ने। अभी उसको एक अध्यादेश के रूप में लाया गया है। हालांकि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि क्योंकि अध्यादेश क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिसमें लोकसभा व राज्यसभा का कोई भी स्तर नहीं होता, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद या राष्ट्रपति खुद भी चाहें तो वो एक अध्यादेश ला सकते हैं। और उस अध्यादेश का मतलब यह होता है कि 6 महीने तक वह कानून उसी रूप से कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर ही उसको दोनों जगह पास करवाना होता है ताकि उसको एक्ट बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार इंसानों में 60% संक्रमण किन के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 60% ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज कॉल्ड बाई विच। तो ड्यू टू एनिमल्स 60% संक्रमण जानवरों के कारण होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इबोला हो या फिर HIV हो या फ्लू हो, जीका वायरस हो, सारस जैसी बीमारियों की यही वजह है। और इनको देखते हुए तो अभी WHO ने कहा है कि 75% ही हम मान सकते हैं कि बीमारियां, ये जो वायरस हैं, ये जानवरों के कारण हो रही हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती, सिर्फ अपनी गलती नहीं। बहुत अच्छी बात कही गई है कि हर व्यक्ति सब कुछ पा लेने की इच्छा भी रखता है और तलाश करने में भी लग जाता है, लेकिन अपनी गलती को कभी नहीं स्वीकार, क्योंकि सबसे महान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकारे। अपनी गलती, किसी कार्य को हम करते हैं तो उसके अंदर अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इसके अंदर हमारी क्या गलती रही थी, न कि हम ऐसी कमियां देखें कि मेरे पास यह नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर पाया, इस कारण मुझसे यह हुआ। बजाय कि हम गलती देखें अपनी कि मैंने यह गलती अगर न की होती या फिर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा हो जाए। हमें अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है, मानव विकास सूचकांक किस व्यक्ति की देन है। मानव विकास सूचकांक किस व्यक्ति की देन है। ए ऑप्शन है फ्रेंड्स स्मिथ एडम, बी ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सी ऑप्शन है महबूब उल हक और डी ऑप्शन है चाणक्य। फ्रेंड्स, इन चारों में से किसने मानव विकास सूचकांक की खोज या कह सकते हैं कि फार्मूला दिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।